हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लैट काउंसिल। मेरा नाम ऋषिकेश दुबे है। क्लैट के क्वेश्चन पेपर में आने वाले लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शंस में लीगल नॉलेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी क्लैट के लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले, कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जो कि इंडियन पॉलिटी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारों को सॉल्व करने में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने में मददगार साबित हों। अगर हम पिछले साल के क्लैट और दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेपर को देखें तो हम पाएंगे कि कम से कम क्लैट में 4 से 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेट करते हैं। कंसोर्शियम के सैंपल पेपर्स को ही अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले साल के निकाले हुए सैंपल पेपर में उन्होंने आर्टिकल 370 से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे थे। वैसे तो क्वेश्चन के सारे ही इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थे सॉल्व करने के लिए वो पैराग्राफ में दिए हुए थे, पर फिर भी कंपटीशन में स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है जो कि इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग बहुत नेसेसरी है। कभी कभी पिछले पेपर्स में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी नज़र आ जाते थे, लेकिन अभी ये ट्रेंड बदल गया है। अभी लीगल एप्टीट्यूड के पेपर लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे दो हिस्से में बांटे जाते हैं, जिसमें एक होता है लीगल रीजनिंग का और दूसरा होता है लीगल नॉलेज का। लीगल नॉलेज के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स बेस्ड दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, जबकि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रिंसिपल और रीज़न बेस्ड होते हैं। यानी प्रिंसिपल वहाँ पे दिया हुआ होता है और रीज़न से उसको सॉल्व करके वहीं पे आंसर देना होता है। बेसिकली अप्लाइड मेथड होता है लीगल नॉलेज का या लीगल अंडरस्टैंडिंग का। वहीं पे स्टैटिक वाला पोर्शन ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, और करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो लीगल इंफॉर्मेशन या लीगल अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट करता है। अगर आईलेट या बीएचयू या डीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप देखेंगे तो पाएंगे कि लेटेस्ट बिल्स, लॉज या अमेंडमेंट्स ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। हम जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, प्रिवेंटिव डिटेंशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लोकसभा या राज्यसभा के बारे में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन आईलेट के हैं। आईलेट 20 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ ही साथ क्लैट में भी कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस तो हमें निकल ही जाते हैं। ये चीज़ ये इस्टेब्लिश करती है कि आपको लक्ष्मीकांत या इस तरह की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, जो कि आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को समझने के लिए और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक इवॉल्व फंक्शन है या एक इवॉल्व लिटरेरी पीस है जो कि हमारे प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंट फंक्शन से इवॉल्व होकर के आया है। मतलब बहुत पहले हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस होता था वो किंग चलाता थे। किंग हमारी जनता के लिए रूल्स बनाते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे और जुडिशरी से वो उसको लागू भी करवाते थे और न्याय भी देते थे। यानी मैंने 3 पार्ट्स की बात करी। पहला पार्ट यानी लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने का ताकत, दूसरा एग्जीक्यूटिव या उसको लागू करने की ताकत, और तीसरा जुडिशरी यानी कि अगर जो कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो भी दंड देना होता है उसकी पावर भी किंग के पास होती थी। और किंग को अथॉरिटी कौन देता था? किंग को अथॉरिटी मिलती थी गॉड से। और गॉड की बात कौन बताएगा, गॉड के बारे में कौन बताएगा कि गॉड ने ऐसा कहा, गॉड ने वैसा कहा? गॉड के बारे में बताते थे प्रीस्ट, पुरोहित जो होते थे वो किंग को बताते थे कि गॉड ऐसा चाहते हैं जनता की आप अच्छे से सेवा करें, या कि जनता के बारे में ऐसा सोचें, धन धान्य खेती किसानी में ऐसे मदद करें। ये सारी चीज़ें, ये सारा सेटअप तब तक तो ठीक था जब तक कि किंग अच्छे यानी गुड फेथ में काम कर रहा हो। लेकिन सपोज करो कि किंग सेल्फ इंटरेस्ट में या लग्जरियस लाइफ जीने के लिए किसी
किसी भी औने पौने या उल्टे सीधे टैक्सेस को लगाने लगे। ऐसे सिचुएशंस में जनता तो रोएगी ही। ये रोती हुई जनता क्या करेगी? ये जरूरी हुई जनता करेगी कि इसकी अथॉरिटी खत्म करने का कोशिश करेगी। तो जैसे मानव का इवोल्यूशन होता है, मानव की उत्क्रांति होती है, वैसे ही जुडिशियल सिस्टम या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या जो पावर सिस्टम है या जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका भी इवोल्यूशन होता है। और ये सिस्टम इवॉल्व होकर के 3 हिस्सों में बढ़ता है। पहला हिस्सा जुडिशरी का, दूसरा हिस्सा पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर का, और तीसरा हिस्सा एग्जीक्यूटिव्स का। ये तीनों ही हिस्से अपनी अथॉरिटी गॉड से नहीं पाते हैं। ये तीनों ही अपनी गॉड से अथॉरिटी नहीं पाते हैं। इनको अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इनको अथॉरिटी देता है कि आप स्टैब्लिश हैं, आपकी पावर्स क्या होगी, आप आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, किस तरीके से फंक्शन करेंगे, जनता के लिए कानून कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा, कौन पालन करवाएगा, और कौन अगर जो इसके कानून का अगर जो विरोध होता है या कानून का जो डिसोबे होता है तो उसके रिगार्डिंग सजा कौन देगा, यानी पनिशमेंट के प्रावधान कौन करेगा। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कई सारे देशों में ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की पावर देता है। जैसे इंडिया में मोस्टली पावर डिसाइडेड है किसके पास? पार्लियामेंट के पास, सेंटर्ड है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। वहीं पे ब्रिटेन में ये शक्तियां राजा को प्राप्त हैं। ब्रिटेन में हमें राजा को ये शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कियल सिस्टम को देता है, राजा को यानी कि ये सारी शक्तियां देता है। लेकिन अगर जो हम पुराने रशिया की बात करें यानी यूएसएसआर, तो वो पावर यूएसएसआर में इस पावर को सिर्फ एक पार्टी को दिया जाता है, वन पार्टी सिस्टम। इसे वन पार्टी को ही दिया जाता है। ठीक है, तो जनता, ये सारा सेटअप हमने देखा। ये सारे सेटअप में जनता का क्या हाल है? जनता का हाल तो वही रहता है, जनता को रोना ही है हमेशा, चाहे वो राजा का शासन हो या वो डेमोक्रेसी का शासन हो या कॉन्स्टिट्यूशन का शासन हो। पर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस और हो सकते हैं और क्या क्या किन किन प्रिंसिपल से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बॉडी है विच इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल according to which, body of fundamental principles है according to which state is constituted or govern। स्टेट एक बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का टर्म्स होता है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, स्टेट्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, पर फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर के स्टेट को बनाती हैं। तो हम एक बार फिर से पढ़ें अगर जैसे स्टेटमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन is the body of fundamental principle according to which the state is constituted or governed। तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है या गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए अथॉरिटी विच कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट किससे होती है, गवर्नमेंट को अथॉरिटी किससे मिलती है? वो अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये सबसे पहला फंक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या? बेसिक फंक्शन, बेसिक रूल, इट प्रोवाइड्स बेसिक रूल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में भी अगर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन को लेकर के कोई इशू होता है तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए होते हैं, बताए गए होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा और इवॉल्व करते हैं। हमने 2 चीजें सीखी। एक चीज तो हमने सीखी कि स्टेट क्या है। स्टेट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है जिसमें कि 3 तरह के लोग आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और दूसरी चीज हमने ये बताई, जनता। जनता क्या है? जनता यानी प्रजा जो कि वहां पे निवास करती है। ठीक, अब 2 तरह के नियम हुए, हमने अभी अभी देखा। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए अलग कानून और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए अलग कानून, यानी ये जो चलाने वाले कानून हैं ये अलग कानून, जिससे कि ये तीनों ही जनता को चलाते हैं। तो इस कानून को जो कि अंदर चलाए जाते हैं इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि ये जो लॉज हैं ये लॉज गवर्निंग लॉज कहलाते हैं।
या जिसे कहते हैं कि ये लॉज गवर्न किए जाते हैं, गवर्निंग लॉज होते हैं, जिससे कि जनता गवर्न की जाती है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें दो तरीके के लॉज होते हैं या टू टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं। एक लॉ होता है जो कि जिससे कि स्टेट को गवर्न किया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जबकि दूसरा लॉ जो होता है उससे स्टेट गवर्न करता है। तो गवर्न खुद होना यानी आपस में कोऑर्डिनेशन करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और एक जिससे कि लॉज को गवर्न करता है जो स्टेट है। ठीक, दूसरा फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। अब इसके पास डिसीजन, स्टेट के पास पावर है कि हम सोसाइटी को गवर्न कर सकते हैं, पर ये पावर मिलती कहाँ से है? ये पावर उसे मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी पावर कैसे दी हुई है? सपोज करो कि एक कोई लड़की है और वो लड़की किसी ट्राइब्स में या किसी विलेज में रहती है। उस लड़की को उस ट्राइब्स वाले मानते हैं कि ये एक बैड ओमेन है, या ये एक अपशकुन है, या इसका जो फेट है वो ख़राब है हमारे गांव के लिए, और इससे फसलें ख़राब हो जा रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, या किसी किस्म की बीमारी फैल जा रही है, और इसको गांव से बाहर निकालने पर हमें जो है रिलीफ मिल जाएगा, हमें किसी किस्म का राहत मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में एक मिनट के लिए सोचो कि दिक्कत क्या है। उनसे पूछा गया है, गांव वालों से यदि ये भी पूछा गया है कि क्या आप लोग इसके खिलाफ वोट देंगे, क्या आप लोग इसको बाहर निकालने के लिए वोट दे देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग वोट दे देंगे, यस हम लोग वोट दे देंगे, इसे किसी भी तरीके से बाहर निकालो, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि ये इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि किसी भी व्यक्ति को गांव में सड़क पे खड़े होकर के कानून बनाने का हक नहीं है। किसी भी ट्राइब्स में या किसी भी जगह पे इस तरह से कानून बनाने का हक नहीं होता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि इस लड़की के अपने राइट्स कहाँ हैं? इस लड़की के अपने राइट्स के साथ इश्यूज होते हैं। अगर जो इसके अपने राइट्स नहीं होंगे तो फिर यानी जनता में किसी के पास भी अपने राइट्स नहीं होंगे, और ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो दो बातें हमने सीखी। पहला कि हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी, यानी सड़क पे खड़ा होकर के कोई भी यूं ही कभी कानून बनाने की बात नहीं करेगा। जैसे अगर जो हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो सड़क पे खड़ा होकर के लोग कानून नहीं बना सकते हैं। कानून बनाने के लिए हमें एमपी चुनना होता है। हमारे एमपी जाते हैं दिल्ली में, जहां पार्लियामेंट में बैठते हैं वो, और उस पार्लियामेंट में जाकर के कानून बनते हैं। वहीं पे अगर जो स्टेट्स की बात करें तो हम एमएलए चुनते हैं, और एमएलए हमारे स्टेट कैपिटल में जाते हैं और वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ करके कानून बनाते हैं। सड़क पे कानून नहीं बनाए जाते हैं, और चुने हुए नुमाइंदे ही सिर्फ कानून बनाते हैं। तो ये यहाँ पे इश्यूज़ हैं। इस चीज़ को ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से बताना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट है, इट सेट अ लिमिट ऑन गवर्नमेंट व्हाट इट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये क्या इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स के ऊपर, और ऐसी लिमिट्स को फंडामेंटल लिमिट्स भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एमपीज़ या एमएलएज़ को कानून बनाने के लिए तो कह दिया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी कानून बनाए जिसमें कि किसी के जान को खतरा हो, या कोई भी व्यक्ति के अपने हकों को भी ख़त्म कर दिया जाए, यानी उसके अपने राइट्स ख़त्म कर दिए जाएं। ऐसा कोई कानून एमपी एमएलएज़ नहीं बना सकते प्रेजेंट सिनेरियो में, या किसी भी नॉर्मल सिनेरियोज़ में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की पावर या कॉन्स्टिट्यूशन का रोल इन्वॉल्व हो। ठीक, फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है टू इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक काम ये भी है कि ये एस्पिरेशंस को, किसके एस्पिरेशंस को? सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए एक ड्रीम देती है, एक ऑब्जेक्टिव देती है टू अचीव, एक ऑब्जेक्टिव देती है टू अचीव, एंड इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी। ये ऐसा नॉर्म्स, ऐसे सर्टेन कंडीशंस क्रिएट करती है जिसमें कि जस्ट मतलब जस्टिफाइड सोसाइटी, न्याय की बात हो रही है यहाँ पे, न्याय जहाँ पे सबको मिल सके, ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने का प्रयास करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है।
अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतनी सारी बातें समझने के बाद एक चीज़ हम ये भी समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके से या कैसे बनाया जा सकता है। तो इंडिया में ये वन डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि एक कॉपी में किसी एक बुक में सारी बातें लिख दी गई और इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 90% या मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो किसी बैठ करके किसी सर्टेन बुक में कोडिफाइड है। जबकि ब्रिटेन में ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स में है, ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ब्रिटेन में ये कॉन्वेंशंस के थ्रू आता है, रूल्स के थ्रू आता है और कई सारे डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करके ये भी इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करने के बाद जो हमें डॉक्यूमेंट एक फॉर्म होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी धीमे धीमे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन और क्यों नेसेसरी है। आजकल जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक फीचर्स के तौर पे देखा जाता है। यानी अगर जो किसी भी डेमोक्रेसी के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन न हो तो उस डेमोक्रेसी के सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े से कम ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है वो है इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट इन द वर्ल्ड। क्या मतलब है इसका? सॉवरेन स्टेट का मतलब होता है ऐसा स्टेट जिसके पास सारी पावर हो अपने रिगार्डिंग, यानी वो खुद के लिए कानून बना सकता है, किसी भी मैटर पे कानून बना सकता है और अपनी किसी भी ज़मीन के ऊपर कानून बना सकता है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। दूसरा, किसी भी टेरिटरी यानी किसी भी एरिया के लिए कानून बना सकता है। तीसरा, अपने एरिया को दे सकता है, यानी कि अपनी लैंड को दे सकता है या अपनी लैंड को ले सकता है, ऐसे एक्सचेंजेस भी कर सकता है। ऐसी पावर अगर जो किसी के पास हो, किसी स्टेट के पास हो, किसी नेशन के पास हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉवरेन स्टेट। ठीक है, और इंडिया के पास सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, जनरली ये क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड on November 26, 1949 contains a preamble, 22 parts, 395 articles and 8 schedules। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ तो उसमें एक प्रियम्बल था, प्रियम्बल के साथ साथ 22 पार्ट्स थे। उस 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये 8 शेड्यूल्स के साथ ये पास हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, प्रियम्बल को मैंने अलग से रखा हुआ है, इसे पार्ट्स में जोड़ करके नहीं रखा हुआ है। मतलब ये 22 पार्ट्स तो हैं ही, साथ ही साथ प्रियम्बल को अलग से जोड़ के रखा जाता है। इसे कभी भी 23 पार्ट्स नहीं कहा जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रियम्बल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अलग अलग डिसीजंस दे रखे हैं कि वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। बट जो सबसे लेटेस्ट पार्ट है, जो सबसे लेटेस्ट डिसीजन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ अ पार्ट बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए 23rd पार्ट। ठीक है, तो इसे 23rd नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान देना। और इसमें एक दो टर्म और आते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड। अडॉप्टेड का मतलब क्या है? अडॉप्टेड का मतलब ये है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से मांग करके नहीं लाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद से बनाए हैं और हमने ये खुद ही को दिया हुआ है, तो इसे कहते हैं एडॉप्शन। दूसरी चीज़, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रेफरेंडम से होकर के नहीं गुजारा गया है। रेफरेंडम का मतलब ये होता है, कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद वो पास या फेल होता है। उसके कुछ सेक्शंस के ऊपर वोटिंग हो सकती है, ये सर्टेन कुछ सेक्शंस के ऊपर वोटिंग हो सकती है, या उस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ही वोटिंग हो सकती है और उसमें वो पास या फेल हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस इंडिया में नहीं थी, उसे रेफरेंडम के थ्रू नहीं पास किया गया। एक बार हमने कोडिफाइड किया उसको और उसे अडॉप्ट कर लिया, ऐसा रेफरेंडम का कोई सीन यहाँ पे इंडिया में नहीं था। नाउ दिस CA is Constituent Assembly had 11 sessions
ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। ये टाइम बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये टाइम पूछ सकता है, और अगर जो पूछ लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एग्ज़ाम के टाइम पे इसे याद करके ही हमें चलना है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसा टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्या मतलब है, यानी कि कुछ लोगों का समूह जो लोग मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बैठे थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशंस में 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसको पास किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, लेकिन दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन या मोस्टली रिटन नहीं है, वो कोडिफाइड नहीं है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिफरेंस होता है एक सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर जो होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन सभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा फीचर होता है कि वहाँ पे एक बार ग्रुप में बैठ करके लोगों ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा होता है। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एब्सेंट होती है। ये अपने लॉज को कन्वेंशन, रूल्स, डिसीजन ऑफ कोर्ट्स या सम अलग पार्ट्स में लिख करके इसे फॉलो करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एब्सेंट होती है। ये कन्वेंशन, रूल्स और डिसीजंस के थ्रू अप्लाई करते हैं। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है और इसको लिखा जाता है प्रॉपरली। इंडिया, जर्मनी और फ्रांस और यूएस जैसे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू रिटन फॉर्म में। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम या न्यूजीलैंड या इजराइल जैसी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एब्सेंट है और उसे लिखा नहीं गया है, वो मोस्टली कन्वेंशंस के थ्रू आते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे इसने काम किया और इसका क्या क्या फंक्शंस है था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए फुल्ली सॉवरेन बॉडी। फुल्ली सॉवरेन बॉडी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि फुल्ली सॉवरेन बॉडी का मतलब होता है कि अपने डिसीजंस खुद सारे के सारे डिसीजंस लेने में सक्षम होती है। इसके बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं होता है, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। दूसरा, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला थॉट आया था वो मानवेंद्र नाथ राय के दिमाग में आया था 1934 में। एम.एन. राय जो कि बंगाली थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए या हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना चाहिए जिसका काम होगा कि वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। कांग्रेस को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने 1935 में इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इसकी डिमांड करने के साथ ही साथ इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहली बार जब हमें ऑफ़र किया था तो अगस्त ऑफ़र में 1940 में उन्होंने ये ऑफ़र किया था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके कोई एक ड्राफ्ट जो है वो फॉर्म करके हमें दीजिए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो हमारे पास प्लान था, मेंबरशिप का प्लान था, वो कैबिनेट मिशन प्लान से लिया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया प्लान था, जिसमें कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि प्रिंसली स्टेट से कितने लोग जाएंगे, कितने लोग ब्रिटिश के गवर्निंग स्टेट से जाएंगे, कितने लोग इंडिपेंडेंट स्टेट से जाएंगे, कितने लोग स्कॉलर्स होंगे, वो कहाँ कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड की थी। अगर जो तुम यहाँ पे देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने में टोटल स्ट्रेंथ थी 389 की। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 208 सीट्स थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 73 सीट्स थी, अदर की 15 सीट्स थी और प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे मेजॉरिटी पार्टी थी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो रही थी उसमें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने बीच में जब पाकिस्तान फॉर्म हो गया था तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक जवाहरलाल नेहरू ने एक पेपर पास किया था जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव लिख करके उसको पास किया था। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जवाहरलाल नेहरू के इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में प्रियम्बल का सबसे बेसिक पार्ट बनाया गया या प्रियम्बल का सबसे बेसिस बना। कौन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेजर कमेटीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मेजर कमेटीज़ से हमें याद होनी चाहिए। कई सारी क्वेश्चंस या कई सारी बुक्स में माइनर कमेटीज़ के बारे में भी दिया हुआ है, बट आई बिलीव माइनर कमेटीज़ से क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं हैं और आगे भी आएंगे नहीं। तो हमें बस इन चारों पांचों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से 2 के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें से पहली जो कमेटी थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के ही चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अपने बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को और प्रेम्बल को कंटिन्यू करेंगे।